नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास के रुचिकरों, इतिहास के शौकीनों, इतिहास के लिए जिज्ञासु सभी छात्रों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं सीमा चारण स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हम मध्यकाल के एक आक्रमणकारी जिसने उस समय दिल्ली पर इतना विनाशकारी हमला किया कि उससे उबरने में हमारी दिल्ली को कई वर्ष लग गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आक्रमणकारी था तैमूर लंग। अब आजकल आप अगर न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आज किसी और ही तैमूर की चर्चा की जाती है। हम इस तैमूर की छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया के महान साम्राज्यवादी विजेता और भारत के लिए बर्बर आक्रमणकारी तैमूर लंग की। अगर मध्य एशिया के महान साम्राज्य निर्माता और विजेताओं में गिनती की जाए तो तैमूर का नाम सबसे आगे की रेस में आता है। इसका जन्म हुआ 1334 में। जब इसका जन्म हुआ और ये शासक बनने की कगार पर पहुंचा, जब अपने युवावस्था में पहुंचा, उस समय राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी मध्य एशिया में, क्योंकि तर्मशीरी की मृत्यु के बाद मंगोलों की ताकत टूट चुकी थी। तैमूर जो मंगोल नहीं था, तुर्क था, तुर्कों के बरलास कबीले का एक मेंबर था। कहते हैं कि एक किंवदंती ये भी फैलाई ही गई होगी कि तैमूर और चंगेज़ के वंशज एक ही थे। इन सब का उसने लाभ उठाया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण उसने किया। इस साम्राज्य में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र सम्मिलित था। इन्हीं सैनिक अभियानों के क्रम में 1398-99 के बीच उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किए। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह शासन कर रहा था और इस अयोग्य शासक ने आक्रमणकारियों से दिल्ली की रक्षा ये करने में बिल्कुल असमर्थ रहा, जिसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा। अपने सैनिक अभियानों में आगे वाली जो जनता है वो प्रतिरोध ना करे, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए वो लूटमार और नृशंस हत्याएं नियमित रूप से किया करता था। वैसे जब उत्तर भारत की तरफ उसने हमला किया, नक्शे आपको दिख रहा है, उसमें उसके हमले का मार्ग और वापस जाने का मार्ग दिखाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य था, आप सभी जानते हैं कि भारत के गंगा यमुना दोआब था, पंजाब का इलाका था जो बहुत अधिक उर्वर था, यहाँ से राजस्व की बहुत अधिक प्राप्ति होती थी। दुनिया के सबसे अधिक राजस्व देने वाले इलाकों में एक इसकी गिनती होती थी। तो जब यहाँ की दिल्ली की सत्ता या उत्तर भारत की सत्ता कमज़ोर हुई है तो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करने का कोई ना कोई बहाना खोज लिया, मौका छोड़ा नहीं। तैमूर का एक पोता था पीर मोहम्मद। उसने महमूद गजनवी का अनुसरण करते हुए उत्तरी भारत को विजित करने की योजना बनाई। 1396-97 में उसने उच्च जीत लिया, दीपालपुर जीत लिया, लेकिन मुल्तान शहर को जीतने में वो नाकाम रहा। बस उसी की मदद के लिए तैमूर उत्तरी भारत में आया। यहाँ उसने अपनी जो योजना थी बड़ी ही सावधानी से निर्धारित की। बड़े बड़े शहरों को आप देखो इस नक्शे में, मुल्तान के बाद उसका सीधा हमला कहाँ हो रहा है? दिल्ली पर। बीच के जो बड़े शहर हैं उन सभी को उसने छोड़ दिया। तुगलक शासक महमूद शाह जो था वो आक्रमण को रोकने में नाकाम रहा और वो भाग गया। पहले मालवा भाग करके उसने शरण ली और फिर गुजरात चला गया। इस काल में तैमूर की जो पूरी सेना थी वो लूटपाट में व्यस्त रही। दिल्ली की जो जनता थी उनका सुल्तान उन्हें छोड़ करके जा चुका था। तैमूर के दया पर, सेना की दया पर ही वो आश्रित थी, लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। पूरी तैमूर की सेना दिल्ली में लूटपाट में, नरसंहार में व्यस्त रही। हकीकत देखें तो तुगलक साम्राज्य इस समय खत्म हो चुका था और दिल्ली की जनता आक्रमणकारियों की दया पर छोड़ दी गई थी। भीषण रक्तपात और लूटपाट के बाद तैमूर मेरठ की तरफ बढ़ा और उस नगर को भी उसने लूट लिया। 1399 में जब सर्दी की ऋतु समाप्त होने जा रही थी तो तैमूर ने वापस अपने देश मध्य एशिया लौटने का निश्चय किया। इस प्रकार ये प्रलयंकारी आक्रमण यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं इस आक्रमणों के परिणामों के बारे में। तैमूर का आक्रमण बच्चों, इतिहास जो सल्तनत का इतिहास है उसमें एक लाइन के रूप में देखो। तैमूर के आक्रमण से पहले जो है
एक तरह से दिल्ली सल्तनत संगठित हो रही थी, चाहे वो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयास, फिर बलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत भी समाहित कर दिया। इस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब घटना शुरू हो गई थी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं। यहाँ जो है तुगलक साम्राज्य का ही उसने अंत नहीं किया तैमूर ने 1398 में, उसने उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता का युग भी समाप्त कर दिया। जिन तुर्की शासकों ने भारत में आकर के शासन किया 200 सालों से, वो उत्तरी भारत को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास अलग अलग शासकों के समय में किया गया, वो प्रयास अब नाकाम हो गए, सारे विनष्ट हो गए। उत्तरी भारत कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बट गया। पंजाब को तैमूर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो पंजाब चला गया। अब दूसरा, उत्तर में जौनपुर का राज्य था वो अलग हो गया, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में खानदेश, इस तरह से ये राज्य स्वतंत्र हो गए। और बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, मदुरई की सल्तनत, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये तीनों ही राज्य तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही स्थापित हो चुके थे। अब जब ये केंद्रीय सत्ताएं विघटित हो गई, तो जो पुराने राजपूत शासक थे वो वापस से सक्रिय हो उठे कि हम उत्तर भारत की राजनीति में अपना सिक्का क्यों नहीं चमका दें। तैमूर के आक्रमण से एक बार फिर उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता उठाने के लिए सक्रिय हो गए। अब तैमूर के आक्रमण के बाद में ये जो छोटे छोटे राज्य थे, इन्हीं के आपसी संघर्ष का इतिहास अगले 125 सालों तक चलता चला रहा, जब तक कि बाबर ने आकर इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने का निश्चय नहीं कर लिया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली पर क्या असर डाला, हम बात करते हैं। दिल्ली की आर्थिक संपन्नता और जो संस्कृति का गौरव था वो उसने ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो ना सिर्फ उसने भवन विनष्ट किए, बहुत अधिक धन लूट करके ले गया, एक नुकसान ये भी किया कि जो बड़े बड़े कारीगर थे, अच्छे अच्छे शिल्पकार थे, दस्तकार थे, उन सभी को वो अपने साथ मध्य एशिया लेकर के चला गया। पंजाब का उर्वर क्षेत्र था वो स्थायी रूप से तैमूर के प्रशासन के अंतर्गत आ गया, तो वहाँ का लगान जो अदायगी होती थी, पैसा आता था दिल्ली सल्तनत को, वो आना बंद हो गया। तो सल्तनत का जो है राजकोष खाली होता गया, एक तरह से आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। दूसरी चीज़ ये भी थी कि तत्कालीन प्रभाव ये था कि तैमूर के हाथों जो लोग मारे गए इतनी अधिक संख्या में थी कि उन शवों को दफनाएं जलाएं, काफ़ी समय तक उन शवों को खोजने के, उनके रिश्तेदार खोजे दफनाएं जलाएं, ये भी नहीं हो सका संभव। इसके कारण वो शव जो है वो सड़ने लगे। इनकी सड़ांत की बदबू से दिल्ली में महामारियां फैलने लगी और विद्वान कलाकार जो बचे हुए थे, जो कि तैमूर के साथ किसी तरह बच गए जाने से, वो दिल्ली जो है छोड़ करके आसपास के राज्यों में जाने लगे। जल्दी ही इनका एक नया ठिकाना बनने जा रहा था भारत में। ये ठिकाना नया बना, मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत के पूर्व दिशा में जौनपुर का साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो दिल्ली के जो विद्वान थे, कलाकार थे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि उस आक्रमण से दिल्ली के सारा पैसा वो ले गया, साथ ही साथ पंजाब का उर्वर इलाका जिससे राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत को प्राप्त होता था, वो भी अब खाली हो गया। तो इन सब कारणों से दिल्ली सल्तनत दिवालिया हो गई। जो विद्वान थे, कारीगर थे, कलाकार थे, दस्तकार थे, वो सब अब जौनपुर की तरफ जाने लगे, जहां उन्हें सुरक्षा दी जाने लगी और शासकों की तरफ से उनको संरक्षण की उनको उम्मीद थी। इस कारण जौनपुर को उस समय शिराज़े हिंद कहा जाने लगा, क्योंकि अब ये उत्तर भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। अब दिल्ली नहीं था, उत्तर भारत की सांस्कृतिक गौरव का केंद्र अब था जौनपुर, शिराज़े हिंद। तैमूर के आक्रमण के बाद जो छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, उनके शासकों ने भी कला की, विद्या की, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रश्रय देने की नीति अपनाई। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ इस्लामी संस्कृति और स्थानीय संस्कृतियाँ, उन दोनों का ताना बाना, मिला जुला स्वरूप हुआ और ये जो गंगा जमुना की भारत की तहजीब है, ये और अधिक विकसित हुई और अधिक पल्लवित हुई। लोगों के परस्पर प्रभाव के कारण भारत का सांस्कृतिक जीवन और अधिक संपन्न बना और अधिक समृद्ध बना। अब तैमूर जिन कारीगरों को, जिन शिल्पकारों को अपनी राजधानी समरकंद लेकर के गया था,
वहाँ उन कारीगरों और मज़दूरों ने पूरे शहर को सुसज्जित किया, कई कई बड़े बड़े भवन बनाए, इमारतें बनाई और अन्य सांस्कृतिक कार्य देख करके उन्होंने उसको विकसित किया। और जो इस्लामी परंपराएं थी उत्तरी भारत की, दिल्ली सल्तनत की, उनका पश्चिम एशिया में उनको प्रसारित उन्होंने किया। इस तरह से तैमूर के आक्रमण ने भारत के राजनीतिक जीवन को तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। तुगलक शासक और तुगलक सत्ता का अंत हुआ, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया बलबन के समय से, इल्तुतमिश के समय से, अलाउद्दीन के समय उसका चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है, प्रारंभ की गई थी, पल्लवित किया गया था, वो अब खत्म होने लग गई। उत्तरी भारत में नए नए क्षेत्रीय राज्य उभरने लग गए जो आपस में ही संघर्षरत रहा करते थे। 1399 में तैमूर जब वापस चला गया तब कुछ समय तक दिल्ली में अनिश्चितता का माहौल था। राजनीतिक क्षेत्र में तैमूर के आक्रमण के परिणाम विनाशकारी थे, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अपनी राजधानी को तो उसने बहुत अधिक सजाया, विद्वानों को, कलाकारों को, शिल्पकारों को ले गया, जिससे अपनी राजधानी में नए नए उसने भवन बनवाए। वहीं उत्तरी भारत में तहस नहस का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। दिल्ली जो कि भारत का सांस्कृतिक गौरव थी, अब उससे उसका रुतबा छीन लिया गया था। अब उत्तरी भारत का सांस्कृतिक राजधानी जौनपुर बन गई थी और नए नए क्षेत्रीय राज्य उभर रहे थे। दिल्ली सल्तनत भी दिवालियापन के कगार पर आ गई थी, जो 1298 में तैमूर का आक्रमण हुआ और दिल्ली सल्तनत का पतन। बाद में लोधी शासक आए, उन्होंने इसको रोका, उसको दिल्ली सल्तनत को विस्तारित करने के प्रयास किए, लेकिन इस प्रक्रिया पर जो पूर्ण विराम लगाया पतन को, विघटन को, वो था मुगल आक्रमणकारी बाबर, जिसकी की चर्चा हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। बच्चों, ये था तैमूर लंग, उसका भारत पर आक्रमण, उसके आक्रमण किस तरह से उसने किया, उसका मार्ग क्या था और उसके क्या क्या प्रभाव तत्कालीन भारतीय समाज पर, राजनीति पर, संस्कृति पर पड़े। और अगले टॉपिक में हम लोधी शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।